ये मतलब स्टील फाइबर सर यूज करने से वर्केबिलिटी ये सर ये लो होता है सर। कम होगा, सही है। और एक जगह और था सर कि जब इसको हम लोग ये करते हैं ना, मतलब कि प्लेस करते हैं तो क्या होता है सर कि स्पाइक जैसा ऊपर ऊपर आ जाता है सर सरफेस के ऊपर। हाँ, तो उसके ऊपर एक कवरिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जिसे कंक्रीटिंग करते हैं ना, स्लैब कास्टिंग करते हैं, पेवमेंट कास्टिंग करते हैं, तो एक छोटा सा लेयर और हम लोग ऐड कर सकते हैं हाँ सर। स्मूथ बनाने के लिए। हम्म। या आजकल बहुत ये भी टेक्निक चल रहा है कि नीचे कंक्रीटिंग करके ऊपर से एक फ्लेक्सिबल लेयर, हल्का सा बिटुमिन का लेयर आदमी चाहता है अच्छा अच्छा। जरूरत के हिसाब से, या फिर उसके ऊपर भी एक छोटा सा कवरिंग टाइप का हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। कंक्रीट का ही हाँ। या फिर अदर मटेरियल का प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर कर सकते हैं। सर यहाँ पे लिखा हुआ था सर कि स्टील फाइबर कैन ओनली बी यूज्ड ऑन सरफेसेज सो एज टू हैव। सरफेस, हाँ। तो सर सरफेस पे यूज करेंगे तो कोरोजन से कैसे सर बचेगा, ये नहीं पता लग रहा है। सरफेस पे कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम टॉप वियरिंग कोर्स यानी टॉप लेयर पे अच्छा नहीं अच्छा। करेंगे, सरफेस हम्म। मतलब कि बीच में या फिर नीचे नहीं करेंगे। यदि ये अच्छा जी। पार्टिकुलरली ये पेवमेंट के लिए, कॉलम के लिए नहीं है ये जो लिखा हम्म। हुआ है ये मेनली पेवमेंट के लिए बोला गया है। कि पेवमेंट के हाँ। केस में जब पेवमेंट कास्टिंग करते हैं तो उस केस में इसको जनरली हम लोग टॉप पे यूज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस का रिवर्सल या स्ट्रेस अच्छा। कंसंट्रेशन ज्यादा टॉप पे रहता है ना। हम्म। हाँ सर। क्रैकिंग टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो टॉप पे ज्यादा होता है, जल्दी होता है डे टाइम हम्म। में, नाइट टाइम में। हाँ सर। इसलिए इसको ज्यादातर हम लोग टॉप पे यूज करते हम्म। हैं। स्ट्रेंथ भी और क्रैकिंग क्रैकिंग ना के बराबर होगा इसको यूज करने से। हाँ सर। और फेलवर भी सर डक्टाइल कर देता है ये, मतलब कि ब्रिटल फेलवर से हाँ डक्टाइल फेलवर की ओर लेके चला जाता है हाँ, सर। ब्रिटल से डक्टाइल। एक और था सर, जैसे कि स्प्रे वाला बताए थे ना सर कि इसमें गनेटिंग का यूज करते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। सर मान लीजिए सर कि स्पाइक्स जैसा है और कर्व्ड हम्म। वगैरह है, तो सर वो नोजल में फंस नहीं जाएगा। तो उसके लिए अलग टाइप का इक्विपमेंट होता है ना, वहां पे हम छोटा, क्योंकि देखो फाइबर इसका साइज वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्टील फाइबर, है ना। स्टील फाइबर हाँ किस टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जैसे हम्म। हमको इसमें यूज करना है, स्प्रे करने में यूज करना है तो हम छोटा साइज रखेंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि पहले से हम कंक्रीट में मिक्स करके उसको अप्लाई कर दें सरफेस पे, हाँ सर। तो उसके ऊपर हम लोग स्प्रे कर दें कवरिंग मटेरियल जिसे, हाँ कवरिंग तो स्प्रे ये भी कर कर सकते सकते हैं। हैं। जनरली हाँ इसका इसका यूज टनलिंग वर्क में करते हैं, या फिर क्रैकिंग जहाँ डेवलप है वाल में वहां पे ज्यादातर करते हैं। हाँ सर। यूट्यूब पे देखोगे तो मिलेगा हाँ कैसे देखे थे करते सर, हैं। देखे हैं सर, देखे हैं। हम्म। सर एक और ये पेज नंबर 5 में था सर कि एचडीपी इज कॉमनली रिसाइकल्ड एंड मेड इनटू कंपोजिट वुड और प्लास्टिक लंबर। तो सर हाँ, एचडीपी से सर कंपोजिट वुड भी बनता है क्या सर, ये यही पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा था। कंपोजिट वुड कहने का मतलब कि सिर्फ जैसे आर्टिफिशियल वुड हुआ ना, हाँ सर। आर्टिफिशियल वुड हुआ तो उसमें हम लोग बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अच्छा ये अच्छा। एफआरपी क्या है, फाइबर इंस्पोर्ट्स प्लास्टिक जो हम्म। है, ये भी हाँ दो सर। टाइप का मटेरियल का मिक्सिंग है, एक पॉलीमर मैट्रिक्स होगा एक फाइबर मैट्रिक्स होगा, हाँ सर। है ना। तो उसी तरह उसको हम लोग मिक्स करके बना सकते हैं कुछ नया मटेरियल, क्योंकि देखते हो आजकल जितना भी तुम ई इक्विपमेंट यूज करते हो जनरली, किचन वेयर हुआ या फिर कुर्सी टेबल ये सब चीज हुआ, डिफरेंट हाँ डिफरेंट टाइप का तुमको प्लास्टिक देखने को मिलता है हाँ ना। हाँ अलग। घर में चले जाओ, सबका अलग क्या है, उसमें प्रोपोर्शंस चेंज कर देता है, थोड़ा सा इसमें ये ऐड कर दिया तो बेटर क्वालिटी हो गया, है ना। यही सब, हाँ इसको प्री डिफाइंड एकदम 100% नहीं है, जो जितना बेटर क्वालिटी मिलता है जो ऐड करने से कम बची, हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज करते रहता है ना, कुछ नया रिसर्च होते रहता है, तो उसके हिसाब से ये लोग प्रोपोर्शंस जो है अल्टर करते रहता है। कुछ नया मिले तो नया हम ऐड करेंगे तब तो कुछ नया मिलेगा। तो वही सब होता है, बहुत सारा चीज मिक्स करके बनाता है कुछ नया मटेरियल। हाँ, ठीक है सर, इतना ही था सर और तो है सर। लैंग्वेज तो एकदम सिंपल है, समझ में तो आ रहा होगा, हाँ सब समझ में आ प्रॉब्लम रहा नहीं था ना सर। है। वर्ड में कहीं कहीं दिक्कत हुआ था सर, तो उसको देखिए मीनिंग। हाँ, मीनिंग जो देखो, वर्ड है छोटा छोटा तो उसको
गूगल से सर्च कर लो, अपने से नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में, है ना। उसके अलावा मिससेलेनियस मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। चलो। तो आर्टिफिशियल टिम्बर, जैसा कि नाम ही है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम, मैनमेड, है ना। ये जो टिम्बर है, ये हम लोग खुद से बनाते हैं। ये पेड़ पौधा पौधा द्वारा जो आता है वो टिम्बर नहीं है। दिस टिम्बर the timber which is converted in a factory by some mechanical process is termed as artificial timber और industrial timber, यानी जो लकड़ी हम लोग मैकेनिकल प्रोसेस से बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल टिम्बर, ठीक है। एंड सच टिम्बर प्रोसेस डिजायर शेप अपीयरेंस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, है ना, आर्टिफिशियल टिम्बर का। इसका सबसे जरूरत इसलिए पड़ा कि जो नेचुरल टिम्बर है ना, वो धीरे धीरे शॉर्टेज उसका होते जा रहा है। जो नेचुरल ट्री है, जो पेड़ है, जो हम लोग कट करते हैं, तो उससे जो भी यूजफुल टिम्बर मिलता है, वो सारा जितना भी लकड़ी है सारा यूजफुल नहीं होता है। जो मेन होता है उसका स्टेम होता है, वही यूजफुल होता है। बाकी जो क्या होता है वो वेस्ट होता है। तो जो भी हमारा नेचुरल टिम्बर से वेस्ट मटेरियल मिलता है ना, वेस्ट टिम्बर, चाहे वो काटते समय निकले या फिर जो भी छोटा छोटा ब्रांचेज हैं, है ना, उन सब का हम लोग यूज करके एक नया टिम्बर बनाते हैं जिसको आर्टिफिशियल टिम्बर बोलते हैं, है ना। इसका कुछ वेराइटीज है, जैसे प्लाईवुड इसको बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल टिम्बर जो होगा वो प्लाईवुड, वर्नियर, वेनियर, है ना, फाइबर बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, प्लस बोर्ड, है ना। ये सब आर्टिफिशियल टिम्बर का एक टाइप है, ठीक है। द यूज ऑफ आर्टिफिशियल टिम्बर इज जस्टिफाइड ओवर नेचुरल टिम्बर फॉर द फॉलोइंग रीजन। मतलब जो आर्टिफिशियल टिम्बर है वो नेचुरल टिम्बर के कंपेयर में कितना हद तक बेटर है ना। इसके लिए हम लोग जो रीजन्स है वो देख रहे हैं। अवेलेबल इन लार्ज साइज, है ना, यानी बड़ा बड़ा साइज में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। लीस्ट ज्वाइनिंग रिक्वायर्ड, अब बड़ा बड़ा साइज रहेगा तो ज्वाइनिंग बहुत कम होगा, ज्वाइंट बहुत कम होगा, है ना। दूसरा है मोर स्टेबल टू एटमोस्फेरिक चेंजेस एज कंपेयर टू टिम्बर, नेचुरल टिम्बर कह सकते हैं। मतलब जो एटमोस्फेरिक चेंज आता है ना, जैसे टेम्पनेस बढ़ गया इन्वायरमेंट का, है ना, या फिर ज्यादा गर्म फिर ठंडा, इन सब का इफेक्ट आर्टिफिशियल टिम्बर पे बहुत कम पड़ता है, नेग्लेजिबल होता है। यानी उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। सरफेस आर प्लेन, सरफेसेज आर प्लेन एंड नो जैक प्लेनिंग और मशीन नीडेड। अब इसका जो सरफेस होगा ऑलरेडी प्लेन होगा, जो कि फैक्ट्री में है, ये सब सरफेस इसका स्मूथ रहेगा। तो इसके लिए ये कोई भी जैक इक्विपमेंट का हमको इसमें नहीं पड़ता है। पेस्टिंग ऑफ वेनियर्स और लेमिनेट्स इज इजियर एंड मोर ड्यूरेबल, है ना। इसका पेस्टिंग और लेमिनेशन बहुत आसान है और ये बहुत ड्यूरेबल होगा, यानी एक लेयर से दूसरा लेयर को स्टिक कराना आसान है, और जो भी वो मटेरियल होगा स्टिक करने के बाद जो कंपोजिट बनेगा वो भी ड्यूरेबल होगा। स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड वुड,
एज इट हैज सम स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। जो सॉलिड वुड होगा, नेचुरल वुड, उससे ज्यादा मजबूत होगा, और ये करीब करीब सारे डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ रखता है ना। ये तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे शायद, है ना। यस सर, ये इसका भी थ्री पढ़ा लेयर, है। 5 लेयर, 7 लेयर में इसका हम लोग क्या करते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं। तो क्या होता है कि इसका सारा डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ होता है, जिसे टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करें, तो वो कॉमन होता है। लेकिन नेचुरल टिम्बर के केस में ऐसा नहीं है। अलोंग द फाइबर ही सिर्फ उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, परपेंडिकुलर टू द फाइबर उसका स्ट्रेंथ कम जाता है। लेकिन इसका वही है कि किसी भी डायरेक्शन में, है ना, स्ट्रेंथ सेम होगा। द थिनर सीट्स आर फ्लेक्सिबल। पतला पतला जो इसका सीट होगा, जैसे प्लाईवुड का होता है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन वही नेचुरल टिम्बर का तुम पतला सीट लोगे तो ब्रिटल टाइप नेचर का होगा, टूट जाएगा। उसको जैसे ही कर्व शेप में उसको मोड़ोगे, वो टूट सकता है, क्रैक आ सकता है, उसमें फट सकता है। ठीक है, स्टोरिंग, स्टैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इज इजियर। ठीक है, स्टैक करना, ट्रांसपोर्ट करना इजियर होगा। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है इसका, इट इज टर्माइट प्रूफ एज वेल एज मॉइस्चर प्रूफ। टर्माइट प्रूफ भी होगा और मॉइस्चर प्रूफ होगा। कहने का मतलब इस पर टर्माइट का इफेक्ट या फिर मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल भी ऐड कर देते हैं। वो केमिकल क्या होता है, डैम प्रूफ इसको बना देता है, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब उतना नहीं करेगा, यदि एब्जॉर्ब भी करेगा तो उसमें स्वेलिंग नहीं आएगा, और केमिकल के चलते इसमें टर्माइट का अटैक नहीं होगा। इट हैज बेटर रेसिस्टेंस टू सी वाटर। सी वाटर का इसका बेटर रेसिस्टेंट होता है, यानी जो साल्टी वाटर होता है इस पर कम इफेक्ट पड़ता है। इट हैज बेटर इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड साउंड। हीट एंड साउंड का ये बेटर इंसुलेटर होता है ना। इट हैज गुड कलरिंग एबिलिटी। कलर करने में इसको आसानी होता है, स्मूथली इस पे हम कलरिंग कर सकते हैं। नेचुरल वुड जनरेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज टॉक्सिक गैस, बट आर्टिफिशियल टिम्बर डू नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस, है ना। नेचुरल वुड जो होता है, यदि उसको हम लोग इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर दें और ठंडा गर्मी बरसात उसमें लगातार पड़ते रहे, तो उसमें से टॉक्सिक गैस निकलता है ना। या फिर धीरे धीरे जो भी लकड़ी नेचुरल टिम्बर है, ऐसे ही छोड़ भी दें हम लोग, जरूरी नहीं है कि बाहर में उसको एक्सपोज करें, तब भी उसमें धीरे धीरे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उससे निकलता है। लेकिन आर्टिफिशियल टिम्बर के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली मटेरियल भी हम लोग बोल सकते हैं। इट इज लाइटर देन नेचुरल वुड। हल्का होगा, है ना। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो आजकल इसका यूज तो तुम लोग भी जान रहे हो कहाँ कहाँ हम लोग कर रहे हैं, है ना। इसका यूज विंडो, दूर, है ना, टेबल, चेयर, इसके अलावा कपबोर्ड, है ना, ये सारे चीज में हम लोग करते हैं। इसके अलावा इंसुलेटर के तौर पे करते हैं, चाहे वो हीट हो या फिर साउंड हो। हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरिंग के केस में भी इसका करते हैं यूज। ठीक है, सेलिंग प्रूफ मटेरियल में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे वो क्या शटरिंग बोलते हैं ना उसको, जिसपे कंक्रीट हम लोग ढलैया यस करते सर, हैं, यस सर, यस शटरिंग। सर। उसमें भी यूज करते हैं। बहुत सारा इसका यूज है। इसका एक और फायदा है कि इसको डिफरेंट शेप में हम लोग कर सकते हैं, जैसा शेप चाहे वैसा शेप में इसको बना सकते हैं। जितना स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से इसको हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नेचुरल टिम्बर के केस में नहीं है, उसको अपने हिसाब से शेप में ढालना कठिन है, अपने हिसाब से उसमें स्ट्रेंथ डालना कठिन है। ठीक है, मिससेलेनियस मटेरियल्स। अब देखेंगे कुछ कुछ नया टाइप का मटेरियल है जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, कुछ अलग इसका प्रॉपर्टीज होता है। और ये जनरली हर जगह हर समय यूज नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंस जहां ज्यादा हो किसी भी बिल्डिंग का या फिर स्ट्रक्चर का, वहां हम लोग यूज करते हैं। उसमें से है हमारा अकॉस्टिक्स मटेरियल, है ना। प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ अकॉस्टिक्स मटेरियल। अकॉस्टिक मटेरियल कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जहां पर नॉइज पोल्यूशन ज्यादा हो। ये मटेरियल क्या करता है कि जो कि नॉइज है उसको रिड्यूस करता है ना।
ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है जिसमें फोम, फैब्रिक, मेटल, ये सब सारा चीज हम लोग इसमें मिक्सअप कर देते हैं। जैसे मान लो कि सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में साउंड तो अच्छा खासा होता है ना, तो उसका साउंड बाहर नहीं जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि उसमें भी जो भी साउंड हम लोग बॉक्स लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो, इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से हो कि वो हमको साफ साफ सुनाई दे, है ना। किसी भी हॉल में तुम लाउड स्पीकर को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे बिना सोचे, बिना एनालाइज किए रख दो, तो वो आवाज हमको सही ढंग से सुनाई नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो पोजीशन के साथ साथ जो भी वॉल है सिनेमा हॉल का, उस पे भी हमको ध्यान देना हो कि रिफ्लेक्शन जो वहां पे होता है वो नहीं हो वॉल से, तो उसमें भी हम लोग एकॉस्टिक मटेरियल यूज करते हैं। ये तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हमने स्पीकर, लाउड स्पीकर रखा है, तो क्या होता है डायरेक्ट एक डायरेक्ट साउंड जो है रिसीवर ऑब्जर्व करेगा, दूसरा क्या ऑब्जर्व करेगा कि वो रिफ्लेक्ट करके वही साउंड उसे कान में, दो बार साउंड है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे स्पीकर रखा हुआ है, बहुत सारा स्पीकर है, 3-4 स्पीकर है, सबका साउंड डायरेक्ट आए और रिफ्लेक्शन करके आए, तो वो साउंड हम लोग अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे क्या मतलब बोलना चाह रहा है, क्या वो आवाज बोलना चाह रहा है। नहीं समझ में आएगा, तो वहां नहीं पे सर। हम लोग अकॉस्टिक मटेरियल यूज करते हैं कि रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं हो, जो भी आए डायरेक्ट साउंड आए, और उस डायरेक्ट साउंड के हिसाब से हम लोग पोजीशन उसका फिक्स करते हैं। उसके अलावा जैसे मान लो कि जिसका मकान रोड पर हो, है ना, एकदम रोड के किनारे हो, हाईवे के किनारे हो, जिसपे कि हैवी व्हीकल्स, हैवी वेट व्हीकल्स, लाइट वेट व्हीकल्स भी दोनों ट्रैवल करता हो, तो उस पर व्हीकल के चलने के कारण जो भी नॉइज आता है, चाहे वो हॉर्न के चलते हो, चाहे ब्रेक अप्लाई करने के चलते हो, तो उसके चलते हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, जो भी रोड के किनारे जिनका मकान है ना। तो वहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कॉस्टिक मटेरियल को, कि उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए, है ना, या फिर जो भी साउंड आ रहा है, नॉइज आ रहा है, वो बाहरी सरफेस में ही ऑब्जर्व हो जाए या फिर रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। ये बेसिकली इंक्रीजेज द कंफर्ट एंड सेफ्टी ऑफ देयर इनहैबिटेंट्स बाय रिड्यूसिंग नॉइज जनरेटेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड हमने जैसे सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया, आउटसाइड, आउटसाइड से जो नॉइज आता है, चाहे वो मान लो कि बगल में कोई पार्टी फंक्शन हो रहा है, उसके चलते भी बहुत बूढ़ा बूढ़ी लोग घर में सो नहीं पाता है ना, या फिर बच्चा कोई पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ नहीं पाएगा, या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटीरियर साउंड को भी अंदर नहीं आने देगा, या फिर अंदर के साउंड को बाहर भी नहीं जाने देगा। वो हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है कि पर्पस हमारा क्या है, बाहर के साउंड को रोकना है या फिर अंदर के साउंड को बाहर जाने से रोकना है, ठीक है। अब ये जो मिटिगेशन होता है साउंड का, है ना, ये 4 प्रोसेस में होता है। जैसे साउंड जो भी नॉइज है उसको हम लोग मिटिगेट कैसे करें, जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, तो या तो वो ब्लॉक करेगा साउंड को, जो भी साउंड वेव आ रहा है उसको हमने रोक दिया, दूसरा या तो ऑब्जर्व कर लेगा, वहां से बढ़ने ही नहीं देगा, अपने में जो भी साउंड एनर्जी है उसको ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी वो टोटली वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म, अब वो साउंड वेव रहा ही नहीं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया और उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा प्रोसेस है जो वो डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन कहने का मतलब क्या है कि ये स्कैटर कर देगा, जैसे लाइट का स्कैटरिंग होता है, डिफरेंट शेप में हम लोग दर्पण जो मिरर है वो बनाते हैं, स्कैटरिंग करने के लिए बनाते हैं, है ना। तो स्कैटर कर देगा जो भी साउंड वेव है, जो भी उसको स्कैटर करके उसका इंटेंसिटी कम कर देगा, तो वो भी पता नहीं चलेगा। मान लो कि हायर इंटेंसिटी का आ रहा है, उसको डिफ्यूज करके हम लोग डिफ्यूज कर दें तो उसका इंटेंसिटी घट जाएगा। चौथा है आइसोलेटिंग। आइसोलेटिंग कहने का मतलब है कि जो भी सोर्स से नॉइज निकल रहा है उसी को आइसोलेट कर दें, है ना। आइसोलेशन मतलब कि जो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है नॉइज के लिए, कुछ ऐसा करे कि वहां से ही साउंड हमको नहीं निकले। जैसे कोई वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर को तुम जो भी पक्का फ्लोर हो, है ना,
उस पर तुम रख दो ऐसे ही, टाइल्स पर रख दो, कोई वाइब्रेटर हो जो वाइब्रेट करता हो और साउंड देता हो, देखोगे ज्यादा नॉइज निकलेगा, वहां से साउंड ज्यादा निकलेगा। अब उसी वाइब्रेटर को किसी पैड पर, जैसे कोई पैड बिछा दिया हमने टाइल्स पर, है ना, या फिर फोम लगा दिया, या फिर कोई मोटा कपड़ा दे दिया, उसके ऊपर हम फिर से वाइब्रेटर रखें, तो क्या होगा, वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। जैसे बहुत सारा मशीन्स हैं हम लोग चलाते हैं, जैसे वाइब्रेटर ही मशीन है, यहाँ पे सेक टेबल सीब सेकर है, उसके चलते बहुत सारा नॉइज निकलेगा। हम लोग क्या करें कि सीब सेकर को एक रबर टाइप के मटेरियल पर हम लोग सेट कर दें, बीच में एक लेयर हम लोग डाल दें, वो उतना नॉइज नहीं क्रिएट करेगा जितना पहले करता था। ये हो गया हमारा आइसोलेशन प्रोसेस, है ना, कि जो भी सोर्स है जनरली उसी को आइसोलेट कर दिए। ये भी कर सकते हैं कि जहां रिसीवर है उसको भी हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये 4 प्रोसेस में काम करता है कॉस्टिक मटेरियल। ब्लॉकिंग, ठीक है, ऑब्जर्प्शन, डिफ्यूजन एंड आइसोलेशन, ठीक है। तो एक चीज और है, जो ब्लॉकिंग मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ये साउंड प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मटेरियल होना चाहिए ज्यादा डेंस होना चाहिए, मासिव होना चाहिए, जो कि साउंड के पेनेट्रेशन को कम कर दे, ठीक है। इसके लिए हम लोग कंपोजिट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा थिकनेस का अलग अलग, जैसे मान लो कि सर्टेन थिकनेस का हम जिप्सम लिए, ठीक है, 1 इंच का, हाफ इंच का विनाइल बैरियर हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का फिनिश लेयर ऑफ ड्राई वाल, जो होता है ड्राई वाल, समझते हो, अच्छा देखेंगे इसको हम लोग आगे। इसका भी मान लो कि 1 इंच का हमने थिकनेस ले लिया, तीनों का एक कंपोजिट मटेरियल हम बना लें, मान लो कि वो 5 सेंटीमीटर थिकनेस का आया सब मिला करके, तो ये एक बेटर ब्लॉकिंग मटेरियल के तौर पे, साउंड प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे काम करेगा, कंपेयर टू हम एक सिंगल लेयर किसी का ले लें, चाहे जिप्सम का ले लें या फिर विनाइल का ले लें, है ना। तो यहाँ पे अब चूंकि देखे हो कि जो भी रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े हो ना, यस सर। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर तुम उसमें डाल दो तो वो पाथवे बहुत ज्यादा चेंज करेगा, है ना। तो पाथवे चेंज करेगा तो उसके चलते एनर्जी का ऑब्जर्प्शन ज्यादा होगा। सेम टू सेम इसमें भी लगभग में 100% नहीं कहेंगे, उसी तरह का पैटर्न होता है। ऑब्जर्प्शन जो होता है वर्क्स बाय कन्वर्टिंग साउंड इनटू हीट। इसके लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं जनरली, वो फाइबर ग्लास, रॉक वूल, ओपन सेल, पॉली यूरेथन फोम, जनरली हम लोग पॉली यूरेथन फोम यूज करते हैं, है ना, बहुत सारा केस में। बेसिकली साउंड और हीट रेसिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो सेलिंग मटेरियल हो, मान लो कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जो दूसरा फ्लोर है उस पे गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा लगेगा। यदि हम लोग पॉली यूरेथन मटेरियल से हम लोग सेलिंग के नीचे एक लेयर डाल दें तो उतना हीट हम लोग फील नहीं करेंगे, है ना। ये क्या करता है, ऑब्जर्प्शन जो भी होता है, साउंड ऑब्जर्वर, ये पोरस मटेरियल होगा, है ना। पोरस मतलब इसमें छोटा छोटा छिद्र होगा, होल होगा, और वो जो होल होगा उसका बहुत सारा पाथवे होगा, ऐसा नहीं कि एक पाथवे है, इधर से घुसा और पीछे से निकल गया, बहुत सारा पाथवे होगा जिसमें कि साउंड वेव बार बार रिफ्लेक्ट करके अपना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। जैसे मोटा कंबल हुआ, उसको भी हम लोग साउंड ऑब्जर्वर मटेरियल बोल सकते हैं। कंबल देखते हो ना, कंबल को तुम ऐसे मोटा कंबल के एक साइड अपने आंख के सामने रखो तो पीछे दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं। वो एक पोरस मटेरियल हो गया। साथ साथ उसमें बहुत सारा पाथवे होता है, एक पोर का बहुत सारा पाथ होगा, तो क्या होता है कि साउंड जो भी एनर्जी है, साउंड वेव है, वो बहुत सारा पाथ में रिफ्लेक्ट करता है ना, डिफ्यूज भी करता है, वहां पे डिफ्यूज करके 2-3 पोर्शन में बट गया, फिर वो फर्दर डिफ्यूजन हुआ, उसका स्कैटरिंग हुआ, उसी में वो अपना सारा एनर्जी लूज कर देता है और वो हीट में कन्वर्ट।
जैसे जो भी हमारा टाइल्स किया हुआ मकान, नीचे फ्लोरिंग, टाइल्स फ्लोरिंग है, तो यदि हम कुछ ऐसा हेवी हार्ड मटेरियल का चप्पल पहन के चले, या फिर कोई मटेरियल लेकर के जाएं, या फिर कोई हार्ड बॉल को उस पे जंप करवाएं, ज्यादा साउंड उसमें से निकलेगा। तो हम क्या करें कि उसके उस पर एक लेयर कुछ हम लोग बिछा दें, टाइल्स पे कोई पैड डाल दें, तो क्या होगा कि वो अब साउंड नहीं क्रिएट करेगा, नॉइज नहीं क्रिएट करेगा। तो हमने क्या किया कि आइसोलेट कर दिया सोर्स को, जो भी रीजन था साउंड या नॉइज जनरेट करने का, उसे आइसोलेट कर दिए, यानी वो अब सोर्स नॉइज जनरेट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए डीकपलिंग हैंगर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे जो कोई हैंगर है सेलिंग में, तो उसमें यदि हम कुछ पंखा लगाए हैं या फिर कुछ लगाए हैं, अभी तो नहीं होता है पंखा के चलते नॉइज, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल है जो वाइब्रेट करता है और सेलिंग में उसको लटकाए हुए हैं, तो नॉइज क्रिएट करेगा। पंखा भी नॉइज क्रिएट करता है। जैसे तुम अपने फ्लोर में लगाए हो सेलिंग में, तो उसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं और जो सोए हुए हैं, उनको आवाज आता है खट 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 चलने का। कभी ऑब्जर्व किए हो इसको? यस सर, सर यस आता है। सर, किए हैं सर। तो ये भी एक टाइप का नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। बूढ़ा बूढ़ी उस घर में सो रहे होंगे तो उनको दिक्कत हो, तो वहां पे डीकपलिंग हैंगर से कहता है, यदि उसका हम लोग यूज करें तो वो नॉइज उनको फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या किया, सोर्स को आइसोलेट कर दिया। जो भी सोर्स था नॉइज क्रिएट करने वाला, उसको हमने आइसोलेट कर दिया। प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए? साउंड एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड ऑब्जर्व। साउंड जो भी मटेरियल है उसको ये नॉइज को कैप्चर करे या फिर ऑब्जर्व कर ले। इट हैज लो रिफ्लेक्शन एंड हाई ऑब्जर्वेशन ऑफ साउंड। मतलब रिफ्लेक्शन कम होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन ज्यादा होना चाहिए साउंड का। हालांकि ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। कहीं कहीं ऐसा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा हीट क्रिएट करेगा, हीट जनरेट करेगा, तो रिफ्लेक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं कहीं कहीं। ठीक है, हायर डेंसिटी इंप्रूव्स द साउंड एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी एट लोअर फ्रीक्वेंसी। जो हायर डेंसिटी का अकॉस्टिक मटेरियल होगा, वो साउंड एब्जॉर्प्शन इफिशियंसी एट लोअर फ्रीक्वेंसी, मतलब उसका लोअर फ्रीक्वेंसी पे साउंड ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ज्यादा होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, higher density material helps to maintain a low flammability performance, hence acoustic material should have a higher density। यानी लो फ्रीक्वेंसी के लिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा काम करेगा। higher density improves the sound absorption efficiency at lower frequency। higher density material help to maintain a low flammability performance, hence acoustic material should have higher density। जनरली क्या होना चाहिए कि जो भी अकाउस्टिक मटेरियल होना चाहिए वो हायर डेंसिटी का होना चाहिए, है ना। इट कंट्रोल्स द साउंड एंड नॉइज लेवल फ्रॉम सर लो फ्लेमेबिलिटी मतलब सर? लो फ्लेमेबिलिटी मतलब जो इसका जलने का, फ्लेमेबिलिटी मतलब क्या होता है? अब मान लो कि साउंड अकाउस्टिक मटेरियल है ना, तो इसका जलने का चांस कम होना चाहिए। लो फ्लेमेबिलिटी परफॉर्मेंस, जैसे साउंड एब्जॉर्ब करेगा तो हीट क्रिएट करेगा, है ना। हीट क्रिएट करेगा तो मान लो कि ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड है, लॉन्ग टर्म तक साउंड है, तो इसका फ्लेमेबिलिटी परफॉर्मेंस मतलब फ्लेमेबिलिटी कम, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे ही ये बर्न होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ और ये बर्न कर गया, है ना। यस सर। acoustic material reduces the energy of sound wave as they pass through। ठीक है, ये एनर्जी को रिड्यूस करता है जैसे ही इसके थ्रू साउंड वेव पास करता है। इट सप्रेसेस इकोज, रिवर्बरेशन, रेजोनेंस एंड रिफ्लेक्शन। इको समझते हो? इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, यस सर, यस सर। रेजोनेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। ये सारे चीज को दबाता है। इको जो होता है वो डायरेक्ट, कोई भी मान लो कि साउंड वेव है, वो एक डायरेक्ट तुम्हारे कान में आया और एक रिफ्लेक्शन, सेम साउंड दो बार आना, इको हो गया। रिपीटेशन ऑफ साउंड। रिपीटेशन ऑफ साउंड, यानी ये इको का जो एक साउंड वेव जिसको हम लोग इको बोलते हैं,
इसका इंटरफेरेंस करके जब आएगा वही कान में, जैसे दो वेव है, दोनों इंटरफेरेंस कर गया मतलब मिल गया, उसके बाद कान में हमारे आया तो उसको रिवर्बरेशन हम लोग बोलेंगे। रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस मतलब दो उसका फ्रीक्वेंसी मैच इंटेंसिटी कर सर बढ़ जाए, गया। फ्रीक्वेंसी मैच करना, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हो ना, यस ये सर, उसी सुपर तरह का इम्पोज कर होता है, जाएगा। सुपर इम्पोज करते हैं। रिफ्लेक्शन भी जानते हो तुम लोग। इट मेक्स द साउंड मोर ऑडिएबल व्हिच इज क्लियर टू लिसन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, है ना। ये सिनेमा हॉल वाला जो हमने एग्जांपल बताया वही चीज है, इट मेक्स द साउंड मोर ऑडिएबल। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ करते हैं, यूज हमने सब बता दिया। अकॉस्टिक मटेरियल कैन यूज फॉर नॉइज रिडक्शन, नॉइज एब्जॉर्प्शन, विनाइल अकॉस्टिक बैरियर्स, ब्लॉक्स, कंट्रोल एयरबॉर्न नॉइज। ये जनरली ब्लॉकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। विनाइल अकॉस्टिक बताया ना, एग्जांपल देखे कि जो भी कंपोजिट मटेरियल हम लोग बनाते हैं, है ना, तो उसमें यूज करते हैं। स्ट्रीट ट्रैफिक के लिए वॉइस म्यूजिक फ्रॉम पासिंग थ्रू ए वॉल, सेलिंग और फ्लो। ठीक है, यानी जो भी हमारा एक्सटेरियर नॉइज है उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग ये सब विनाइल एकॉस्टिक बैरियर यूज करते हैं। एकॉस्टिक फोम एंड एकॉस्टिक सेलिंग टाइल्स, ये भी हम लोग यूज करते हैं फॉर साउंड एब्जॉर्ब साउंड सो एज टू मिनिमाइज इको एंड रिवर्बरेशन विद इन ए रूम। ये इंटीरियर ही यूज करते हैं। ठीक है, साउंड प्रूफ डोर्स बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बिल्डिंग टेक्निक सच एज डबल वॉल, ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल, कंस्ट्रक्शन एंड स्टैगरिंग वॉल स्टार्स कैन इम्प्रूव द साउंड प्रूफिंग ऑफ ए रूम। ये सब साउंड प्रूफिंग बनाने के लिए हम लोग रूम में यूज करते हैं। साउंड प्रूफ वॉल ना, treated by an accurate material can incorporate sound proofing and acoustic materials to meet desired sound transmission class STC value, ना। A soundproof wall can incorporate soundproofing and acoustic material to meet desired sound transmission class। एक मेजरमेंट है STC, उसके हिसाब से ये फिट बैठता है। साउंड प्रूफिंग मटेरियल हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं वॉल क्लैडिंग पे, है ना। वॉल क्लैडिंग क्या होता है, तो वॉल क्लैडिंग भी तुम लोग जनरली जो होटल वोटल देखे हो ना, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग या फिर बड़ा बड़ा ऑफिस होता है, तो उसके यस सर। एक्सटीरियर पोर्शन पे देखते हो कि प्लास्टर करके और वो क्या बोलते हैं, पेंट पुचारा नहीं कवरिंग किया लगा हुआ देता है है, सर। कवरिंग लगाता ये है सर जो डेकोरेटिव मटेरियल पर्पज से का। किया जाता है वही ना। हाँ, डेकोरेटिव तो होता ही है मेनली, तो वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन डेकोरेटिव के साथ साथ ये अदर प्रॉपर्टीज भी रखता है, जैसे डस्ट प्रूफ रखा हमको, है ना, या फिर जो भी उसके नीचे वाला मटेरियल है, मतलब वॉल क्लैडिंग के अंदर वाला मटेरियल इंटीरियर, उसको ये वेदरिंग एक्शन से प्रोटेक्ट करता है ना। उसके अलावा थोड़ा बहुत टेम्परेचर स्ट्रेस जो आता है ना, उसको भी वो इंटीरियर वॉल्स जो होते हैं उस पर ये इसका इफेक्ट नहीं होने देता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी मान लो कि रेन्स होते हैं, एसिड रेन होता है, उसका भी इम्पैक्ट इस वॉल क्लैडिंग पे नहीं पड़ता है। जब इस पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा तो इंटीरियर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कॉलम हुआ, वॉल हुआ, उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा है कि ये जिस शेप में हम लोग चाहें उस शेप में भी इसको हम लोग दे सकते हैं, सुंदर भी लगता है। बहुत सारा मटेरियल होता है, जैसे स्टोन वर्क हम लोग कर सकते हैं, नेचुरल स्टोन वॉल क्लैडिंग, है ना। ठीक है, मेटल का भी हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, कंपोजिट मटेरियल हो सकता है, एल्यूमिनियम, वुड, इस सब चीज का कंपोजिट पैनल बना के भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पॉली स्टाइरिन यूज कर सकते हैं, व्हीट एंड राइस सा फाइबर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारा मटेरियल है, डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, या फिर हमारे पास पैसा कितना है, कारीगर कैसा है हमारे पास, वो सब इस पे डिपेंड करता है ना। For the building, it can increase the service life of the structure, therefore increased value of the building। इसका सर्विस लाइफ इंक्रीज कर देगा, है ना। बार बार पेंट पुचारा करने की जरूरत नहीं है। जब एक्सटीरियर नहीं खराब होगा तो इंटीरियर नहीं खराब होगा, जब इंटीरियर नहीं खराब होगा तो उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी नहीं घटेगा, है ना।
इन एडिशन इट इम्प्रूव थर्मल, एकॉस्टिक एंड नेचुरल डे लाइट परफॉर्मेंस। इसके अलावा भी ये क्या करता है, थर्मल, है ना, एकॉस्टिक जो हमने पढ़ा, एंड नेचुरल डे लाइट परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से साउंड और हीट का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो सकता है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या हो सकता है, वुड क्लैडिंग हो सकता है, लकड़ी का क्लैडिंग हम लोग कर दें, है ना। दिस काइंड ऑफ क्लैडिंग इज नॉट ओनली सील्ड्स द स्ट्रक्चर बट इज आल्सो हाईली एनर्जी एफिशिएंट ड्यू टू इट्स इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। मतलब इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टीज के चलते ये हाईली एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि लकड़ी जनरली हीट प्रूफ मटेरियल है ना। जैसे तावा का जो भी हैंडल है ना, देखते हो कि लकड़ी का ही जनरली हम लोग बनाते हैं, प्लास्टिक नहीं बनाते हैं या फिर मेटल नहीं बनाते हैं। ये एक बहुत बढ़िया साउंड प्रूफ प्लस हीट प्रूफ मटेरियल का काम करता है। स्टोन क्लैडिंग भी करते हैं, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा। सेरेमिक क्लैडिंग, टाइल क्लैडिंग, टाइल क्लैडिंग भी कर सकते हैं, कर्टन वॉल क्लैडिंग, एल्यूमिनियम कंपोजिट क्लैडिंग, टिम्बर क्लैडिंग, ये सब टाइप है। हम अपने जरूरत के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब है प्लास्टर बोर्ड, है ना। प्लास्टर बोर्ड क्या होता है, ये जनरली जिप्सम बोर्ड इसको बोल सकते हैं। इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो जिप्सम होता है। क्या करते हैं कि जिप्सम को हम लोग दो पेपर के बीच में प्रेस कर देते हैं, है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर बोर्ड। ठीक है, प्लास्टर बोर्ड इज ए पैनल मेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट, इसको कि जिप्सम भी बोलते हैं, यूजुअली प्रेस्ड बिटवीन फेसर एंड बेकर। दो फेस का हमने नाम रख दिया, एक फेसर जो फ्रंट फेस हो टॉप वाला उसको फेसर, पीछे वाला जो पेपर होगा उसको बेकर बोल दिए। टू थिक शीट ऑफ पेपर इसी को बोलते हैं। बीच में जो होगा इसमें जिप्सम होगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इट इज यूज टू मेक इंटीरियर वॉल्स एंड सीलिंग। मतलब इसको जनरली हम लोग इंटीरियर वॉल या फिर सीलिंग के लिए यूज करते हैं। अब यदि हम प्लास्टर बोर्ड का यूज करेंगे तो हम लोग पन्ना प्लास्टर नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी ब्रिक वर्क कर देते हैं या फिर मकान रेडी है, ढलैया उलिया तक हो गया तो प्लास्टर वर्क करते हैं। तो यदि हम लोग प्लास्टर बोर्ड देंगे तो हम लोग प्लास्टर वर्क नहीं करेंगे। डबल खर्चा करने के पीछे क्या मतलब है, और प्लास्टर करके प्लास्टर बोर्ड लगाएं तो प्लास्टर किया हुआ दिखेगा तो ढक जाएगा इससे, है ना, और खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, वो सरफेस तुरंत रेडी हो जाएगा, है ना, और सुंदर भी लगेगा। उसके अलावा और भी बेटर वर्क करेगा, जैसे हीट का, साउंड का, ये भी बढ़िया करेगा कंपेयर टू जो पन्ना प्लास्टर जनरली हम लोग करते हैं। लुक भी अच्छा देगा उससे, क्योंकि ये इसका सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा, है ना, टच करने में अच्छा फील होगा इसको। ये प्लेन होगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रैकिंग आ जाता है प्लास्टर पे, ये क्रैकिंग इसमें डेवलप नहीं करेगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्लास्टर बोर्ड इज यूज्ड टू हेल्प बिल्डर्स एंड डिजाइनर्स मीट बिल्डिंग रेगुलेशंस फॉर फायर प्रोटेक्शन, एकॉस्टिक इंसुलेशन एंड थर्मल इफिशियंसी। इन सब चीजों में फायर हो गया यानी हीट हो गया, साउंड हो गया, और थर्मल इफिशियंसी, इन सब चीज को बेटर बनाने के लिए, यानी बेटर एकॉस्टिक इंसुलेशन उसमें हो, फायर प्रोटेक्शन हो यानी आग उसमें जल्दी नहीं लगे, हीट का जो है इंसुलेटर हो। ठीक है, इन सब चीज को देखें तो ये एक बेटर चॉइस बन के हमारे सामने आता है। इट कैन आल्सो हेल्प टू कंट्रोल कंडेंसेशन एंड पोटेंशियल डैमेज इन एरिया ऑफ ह्यूमिडिटी। मतलब जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां पर ये कंडेंसेशन का जो ये है उसको भी ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसके सरफेस पे ह्यूमिडिटी के चलते जो भी एयर में मॉइस्चर है उसका एक्यूमुलेशन नहीं होगा कंपेयर टू जो ओपन सरफेस प्लास्टर किया हुआ है उसके तुलना में।
उस पर जम सकता है, लेकिन इस पर उतना नहीं जमेगा। प्लास्टर बोर्ड इज आल्सो नोन एज जिप्सम बोर्ड, ड्राई वॉल बोर्ड और वॉल पैनल। इसको इसका डिफरेंट नेम भी है, जैसे ड्राई वॉल बोल सकते हैं, वॉल बोर्ड बोल सकते हैं, और वॉल पैनल भी इसको बोल सकते हैं। कब हम लोग इसका व्हेन टू यूज प्लास्टर बोर्ड, है ना। तो प्लास्टर बोर्ड का यूज कहाँ करेंगे? पार्टीशन वाल लाइनिंग्स में करेंगे, सेलिंग्स में कर सकते हैं, इन एनी बिल्डिंग रेंजिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स टू शॉप्स एंड डोमेस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब इसका जनरली हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कमर्शियल हो गया, स्कूल्स हो गया, है ना। इन सब चीज में, इन सब बिल्डिंग में हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। हम लोग अपने मकान में इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाई शुड प्लास्टर बोर्ड बी यूज्ड, है ना। तो वो सारा रीजन हम लोग जान गए कि ये क्या करता है, डेकोरेटिव पर्पज से भी हम लोग यूज करते हैं इसको। ये जल्दी तैयार हो सकता है, वरना प्लास्टर से में जितना टाइम लगता है इसमें टाइम नहीं लगेगा। ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होता है, आकर के सिर्फ सेट कर देना है वॉल में। उसके अलावा हीट का, फायर का, साउंड का एक बेटर इंसुलेटर काम करता है ये, है ना। हल्का होता है, इंस्टॉल करने में आसानी होता है, किसी भी शेप में हम लोग इसको ढाल सकते हैं, है ना। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और इसका खास बात यह है कि ये 100% रिसाइक्लेबल है, मतलब नील वेस्ट शुड गो टू लैंडफिल, मतलब कोई भी इसका हम लोग वेस्टेज नहीं निकलता है। जो भी मान लो कि पुराना हो गया, जो भी होगा, रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ये रिसाइक्लेबल है। कौन कौन सा टाइप है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर बोर्ड का? तो प्लास्टर बोर्ड दैट प्रोवाइड्स फायर परफॉर्मेंस, मतलब यदि हम लोग फायर परफॉर्मेंस के लिए देखना चाहें तो इसके लिए अलग से हमारे पास प्लास्टर बोर्ड अवेलेबल होगा। साउंड परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए भी अलग टाइप का हमारे पास एकॉस्टिक टाइप का आता है प्लास्टर बोर्ड, उसका यूज कर सकते हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से हम इसका सिलेक्शन करते हैं कि हमको, मान लो जहाँ पे हमको पेट्रोल पंप है या फिर गैस एजेंसी है, तो वहां पर हमको इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा फायर परफॉर्मेंस कंपेयर टू साउंड परफॉर्मेंस, कंपेयर टू थर्मल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो पर्पस के हिसाब से हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट रेसिस्टेंस हमको बनाना है, मतलब जहां पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता हो, जैसे इंडस्ट्री हो, वहां पे हमको इम्पैक्ट रेसिस्टेंस ज्यादा बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग इस टाइप का हम लोग प्लास्टर बोर्ड यूज करेंगे। कहीं कहीं हमको, जैसे मान लीजिए कि केमिकल फैक्ट्री है, तो वहां पे हमको वेपर, मॉइस्चर या वाटर जो कंट्रोल करता है, उस टाइप का प्लास्टर बोर्ड हमको यूज करना पड़ेगा। तो जरूरत के हिसाब से हम इसका सिलेक्शन करते हैं। अगला है माइक्रो सिलिका, इसको सिलिका फिल्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो सिलिका जो होता है, जब हम लोग प्योर सिलिकॉन मेटल बनाते हैं, है ना, प्योर सिलिका बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सिलिका को हम लोग मेल्ट कराते हैं इलेक्ट्रिकल फर्नांस में। तो जब हम मेल्ट कराते हैं तो वहां से कुछ उसका पोर्शन जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा, और कुछ पोर्शन जो होगा मेल्ट करने के बाद इवेपोरेट करेगा, है ना। जिसे पानी बॉयल करते हैं तो इवेपोरेशन होता है। उसी तरह अदर मेटल भी यदि हम हायर टेम्परेचर पे उसको मेल्ट कराएं तो उसमें से भी कुछ ना कुछ फ्यूम निकलेगा, और उस फ्यूम को यदि हम लोग किसी कलेक्टर में, जहाँ पे उसका चैम्बर, क्योंकि इसको डायरेक्टली हम लोग इन्वायरमेंट में एक्सपोज नहीं करते हैं, तो जहां भी फ्यूम कलेक्टर है वहां पर ये क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, फॉल करता है, ये फ्यूम छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यही छोटा छोटा पार्टिकल को माइक्रो सिलिका या फिर सिलिका फ्यूम बोलते हैं, जिसका केमिकल नाम होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसका कि हम लोग नाम जानते भी हैं। तो माइक्रो सिलिका क्या है? बेसिकली ये SiO2 है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका जो पार्टिकल का डायमीटर होगा, स्फेरिकल शेप का होता है, वो 0.1 to 0.3 माइक्रोन इसका डायमीटर होगा, ठीक है।
उसके अलावा इसका सरफेस एरिया जो होगा वो 17 to 30 मीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा। ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, हाँ मीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा सरफेस एरिया, यानी इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। ये जस्ट लाइक इसका साइज 0.1 to 0.3 माइक्रोन है ना। ये डस्ट जस्ट लाइक एक डस्ट दिखेगा ये, है ना, डस्ट जैसे होता है उसी टाइप का ये डस्ट है, एक टाइप का सिलिका डस्ट है कह सकते हैं। इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका बेसिकली यूज हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। SiO2 का यूज पढ़ा होगा तुम लोग, है ना। इसका जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट होता है पढ़े हो ना। यस सर, उसमें सिलिका होता है। सिलिका होता है। इसका सिलिका का क्या वहां पे इंपॉर्टेंस होता है सीमेंट में? स्ट्रेंथ शायद देता है ना सर। स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसका यूज होता है ना। अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने में, हार्डनेस गेन करने में, है ना। तो माइक्रोसिलिका इज फाइनली पाउडर मटेरियल व्हिच व्हेन एडेड टू सीमेंटस मैटर इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी एंड गिव्स हायर स्ट्रेंथ। जब हम इसको सीमेंट के साथ ऐड करते हैं तो उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करा देता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इंक्रीज कराता है। पहला स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? यदि हम किसी भी सीमेंट में या कंक्रीट में 5 से 10% माइक्रो सिलिका हम लोग ऐड कर दें तो उसका स्ट्रेंथ 10 से 30% तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 10% इंक्रीज हो जाएगा। यानी 5 से 10% यदि हम लोग माइक्रो सिलिका मिलाते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 से 30% बढ़ेगा और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ जाएगा। इंक्रीज द डेंसिटी। ये जो भी सीमेंट या कंक्रीट है उसका डेंसिटी करीब 5 से 18 टाइम इंक्रीज कर देगा। यानी इम्परमिएबिलिटी, यदि डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका इम्परमिएबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, है ना, पोरोसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है। फ्रोस्ट एक्शन मतलब लगातार ठंडा और गर्म करने का साइकिल वो फ्रीज एंड था साइकिल बोलते हैं। यदि कोई भी मटेरियल है उसको लगातार ठंडा कर रहे हैं, फिर उसको गर्म कर रहे हैं, फिर ठंडा कर रहे हैं, इस साइकिल को फ्रीज एंड था साइकिल बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आफ्टर 300 to 500 रैपिड फ्रीज एंड था साइकिल the relative elastic modulus of microsilica powder decreased by 10 to 20%, है ना। यदि इसमें क्या बोलता है कि जो माइक्रोसिलिका पाउडर है उसको हम लोग लगातार 300 से 5 बार ठंडा गर्म करें तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो 10 से 20% घटता है। यदि वही ऑर्डिनरी कंक्रीट का बात करें तो ये 25 से 50 साइकिल में ही 30 से 73% तक उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी इलास्टिक मॉडुलस जो उसका होगा वो 25 से 30 साइकिल में 30 से 73% तक डिक्रीज कर जाएगा। जबकि इसका हम लोग देखें माइक्रोसिलिका पाउडर का तो 300 से 500 रैपिड तेजी से हम लोग फ्रीज एंड था साइकिल करते हैं, ठंडा गर्म करते हैं, ये 10 से 20% ही इसका डिक्रीज करता है। 300 से 500 में ये 25 से 85 साइकिल में कितना 30 से 73% करीब इसका इलास्टिक मॉडुलस ये अपना लूज कर देता है। ये कंक्रीट में अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, शॉर्ट टाइम में ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करना, यानी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा एंटी एब्रेशन एंड एंटी कैविटेशन रेसिस्टेंट होता है ना। यानी ये मटेरियल को ज्यादा हार्ड बनाता है ना। अब हार्ड रहेगा तो उसको पंचिंग करने में प्रॉब्लम होगा, यानी पंचिंग रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं उसको कि उसका बढ़ जाता है। एंटी कैविटेशन एबिलिटी बढ़ जाता है, उसका इंप्रूव हो जाता है। ये सब इसका प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोग जनरली सीमेंट में यूज करते हैं। इसको ऐड करने से हमको ये सब प्रॉपर्टी में का लाभ मिलता है। ठीक है, डाउट है? नहीं सर।
नहीं सर। आर्टिफिशियल सैंड, अभी तक हमने पढ़ा था क्या नेचुरल सैंड के बारे में, जो जनरली तुम लोग को फाल्गु रिवर में मिलता है। सबसे मेजर सोर्स ऑफ सैंड जो होता है इंडिया में है वो सोन रिवर है। सबसे फ्रेश, सबसे ज्यादा हर जगह अवेलेबल है वो क्या है, सोन रिवर है। लेकिन ये सोन रिवर इंडिया के हर एक पार्ट में तो मूव नहीं किया है ना। जहां जहां सोन रिवर किनारे जो भी सिटी है उसके लिए तो सही है, इजिली अवेलेबल है, इकोनॉमिकली अवेलेबल है। लेकिन जो सिटी सोन रिवर से ज्यादा दूर है ना, वो उसके लिए तो अवेलेबल नहीं है, इजिली इजिली अवेलेबल भी नहीं है, और वो ज्यादा महंगा भी पड़ेगा। और जो भी नेचुरल सोर्स है, जो जिसे कि हमने सोन रिवर बोला है ना, इसका भी एक लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग उसमें से जितना चाहे उतना सैंड ले सकते हैं, उसका भी एक लिमिटेशंस है। क्योंकि जो रिवर है उसमें माइनिंग हम लोग एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मन उतना खोद दिए और जितना मन उतना हमने माइनिंग किया और जो सैंड का क्वालिटी है वो बढ़िया है। हर जगह सैंड का क्वालिटी बढ़िया भी नहीं। एक और इसका रीजन है कि हर एक साल सोन रिवर में बाढ़ नहीं आ रहा आजकल। हर एक रिवर, जितना भी रिवर है वो बहुत कम समय के लिए फ्लडेड रहता है पहले की तुलना में। जब तक फ्लडेड नहीं होगा रिवर, वो सैंड को कैरी कहाँ से करेगा? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो प्रोड्यूस होता है सैंड वहीं पे, वो ऊपर से हिली रीजन से, माउंटेनस रीजन से जो छोटा छोटा पेबल्स है या फिर बड़ा बड़ा स्टोन है, धीरे धीरे घिसते घिसते टूटते टूटते वो सैंड का शेप लेती है। तो उसको घिसने के लिए, टूटने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए जो रिवर है उसमें फ्लड आना चाहिए। तो अब आजकल फ्लड भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्लेक्शन हो रहा है सैंड का, रिवर में कमी पड़ रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। दूसरा नंबर कि जो भी उस रिवर से बहुत दूर का सिटी है, स्टेट है या फिर प्लांट है, उसके लिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ले जाना कॉस्टली पड़ता है ना। तो क्या होता है कि इसलिए हम लोग को एक अल्टरनेट व्यवस्था सोचने के लिए जरूरी पड़ा कि भैया इसका कुछ अल्टरनेट उपाय किया जाए। दूसरा चीज, सरकार भी रोक लगा दे रही है बार बार खनन पे, बालू का, है ना। तो इसलिए हमको अल्टरनेट उपाय करना पड़ता। अल्टरनेट उपाय में क्या होगा, जैसे हम लोग गिट्टी बनाते हैं, एग्रीगेट बना रहे हैं, उसको और थोड़ा सा फाइन करके हम लोग सैंड भी बना सकते हैं, है ना। तो आर्टिफिशियल सैंड क्या हुआ कि ये मैनमेड हो गया, यानी ये मशीन द्वारा हमने उस सैंड को बनाया। जो भी क्रशर है, क्रशर से जैसे हमने एग्रीगेट बनाया तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल उससे छोटा साइज का मटेरियल निकला। अब उसको यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल सैंड बना सकते हैं, ठीक है। इससे एक और बेनिफिट है कि जो शेप हम लोग चाहेंगे, जो ग्रेडेशन हम लोग चाहेंगे, वो अपने हिसाब से हम लोग बना सकते हैं, जो कि नेचुरल रिवर में नहीं अवेलेबल है। जो है अवेलेबल उसी का यूज करना है। लेकिन जो स्ट्रेंथ नेचुरल रिवर सैंड का है वही रहेगा, उसको हम लोग अल्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सैंड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा पेरेंट रॉक पे। जितना ज्यादा मजबूत पेरेंट रॉक होगा उतना ज्यादा उसका आर्टिफिशियल सैंड का स्ट्रेंथ होगा। तो हाई इंपॉर्टेंस बिल्डिंग के लिए, जिसका कि हाई राइज बिल्डिंग हुआ या हाई इंपॉर्टेंस हुआ, जहां इम्पैक्ट ज्यादा आता हो हर चीज का, उस केस में हमको आर्टिफिशियल सैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज हमको अपने हिसाब से हमने किया है, ग्रेडेशन अपने हिसाब से किया है, रॉक का सिलेक्शन अपने हिसाब से किया है, इसका स्ट्रेंथ पे ज्यादा भरोसा हमको है, ठीक है। तो आजकल इसका भी प्रचलन ज्यादा हो गया आर्टिफिशियल सैंड का। जहां क्रशर है, जहां एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है, जहां एग्रीगेट बनता है, वहां अब आर्टिफिशियल सैंड भी बन रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेनाइट से भी बनाते हैं, नेचुरल रिवर पेबल जो होता है उससे भी बनाते हैं, है ना। बसाल्ट, लाइमस्टोन एंड सो ऑन, इन सब चीज का यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल सैंड बनाते हैं, ठीक है। द फैक्टर्स दैट प्रोमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सैंड, हमने सारे चीज बता दिए लगभग। नेचुरल सैंड का डिप्लेक्शन होने के चलते हमको इसका डिमांड बढ़ा, यानी ये प्रोमोट किया कि नहीं भैया आप
आर्टिफिशियल सैंड भी बनाइए, क्योंकि नेचुरल सैंड उतना अमाउंट में जितना आपको चाहिए, जितना सस्ता चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन ढूंढिए, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा क्या है, द नीड फॉर एनर्जी सेविंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब इसके अलावा ये तो नेचुरल सैंड डिप्लेक्शन हुआ, दूसरा क्या हुआ, एनर्जी सेविंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको आर्टिफिशियल सैंड बनाने के लिए क्या हुआ, जरूरत पड़ा। ठीक है, अब इसमें दो तीन रीजन और है। क्या है इसमें, रिवर सैंड माइनिंग कॉजेज रिवर पॉल्यूशन, यानी जहां से हम रिवर, जिस रिवर से हम लोग सैंड निकालते हैं वहां पे गड्ढा हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा गड्ढा है, वो कहीं ना कहीं जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसमें, या फिर जो रिवर का मूवमेंट है ना, वाटर का फ्लो का डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं एडवर्सली उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जो गड्ढा खोदे हम लोग उसमें कचरा उचरा जा करके उसमें बैठ गया, कुछ हो गया, तो वो रिवर को पॉल्यूट करता है, क्योंकि फ्लो जो होता है रिवर का वो कंटिन्यूअस या स्टेबल नहीं हो पाता है, उसके चलते ये कहीं ना कहीं रिवर पॉल्यूशन के लिए कारण बनता है। ठीक है, और उसके अलावा यदि हमने गड्ढा खोदा तो वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर सकता है, क्योंकि देखते हो कि जब भी फल्गु रिवर में पानी बढ़ता है ना, तो आसपास के एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल रेज करता है ना। यस सर। यदि उसमें हम लोग और गड्ढा कर दें तो ग्राउंड वाटर टेबल का जो डेप्थ होगा और कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर का जो डेप्थ है, यानी जो भी सॉइल है वो एक फिल्टर में मीडिया की तरह काम करता है, तो फिल्टर का डेप्थ कम हो जाएगा तो वाटर जो है कम फिल्टर होगा, बेटर क्वालिटी का वाटर ग्राउंड वाटर में नहीं मैच करेगा, वो पॉल्यूटेड वाटर भी जाकर के ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। यानी ये रिवर पॉल्यूशन के साथ साथ ग्राउंड वाटर को भी ये पॉल्यूट करता है। ठीक है, दूसरा है रिवर सैंड माइनिंग कॉजेज टेलिंग्स, है ना। जैसे यहाँ से हमें खुदाई कर रहे हैं, जहाँ से हम सैंड ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वहां का जो सैंड है वो सही हो। कभी कभी क्या होता है कि टॉप लेयर थोड़ा सा ज्यादा पतला महीन होता है, तो उसको हम लोग स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप करके कहीं ना कहीं गड्ढा खोद के डाल देते हैं, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है ऊपर का, जरूरी नहीं कि वो सैंड हो, उससे जो ऐसा मटेरियल हो जो बायोडिग्रेडेबल हो या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, है ना, तो उसको हम लोग स्क्रैप करके साफ करके बगल में गाड़ दिया हमने गड्ढा में, जहां से हमने ऑलरेडी सैंड निकाला है। तो ये क्या करता है कि ये भी एक रिवर को पॉल्यूशन का काम करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ टेलिंग्स विच इज नॉट यूज रीजनेबली, जो मैक्सिमम हम लोग जो सैंड हम लोग नहीं यूज करते हैं, चाहे वो पॉल्यूटेड सैंड हो या फिर ज्यादा महीन सैंड हो, हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसको जगह जगह पे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ देते हैं गड्ढा को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए, वहां के सॉइल के लिए, वहां के सैंड के लिए ये एक पॉल्यूटेंट के काम करता है, यानी वहां का सॉइल भी पॉल्यूट होता है और इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता है। ठीक है, ए लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट इज वेस्टेड, है ना। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वेस्ट जो है, जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग ले जाते हैं यहाँ से, जहाँ प्लास्टर करना होगा, सैंड हमने ले गया, प्लास्टर करने के लिए क्या करेंगे, उसको सीव करते हैं, तो बहुत सारा उसमें पेबल्स भी छोटा छोटा आता है जो कि यूजफुल हो सकता है ना। तो वो क्या होता है कि वेस्ट हो जाता है, वो एज ए एग्रीगेट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, छोटा छोटा, और जिसे जिसका साइज 4.25 mm से बड़ा हो, तो वो सीव करने में तो निकल गया, क्या उसका स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं, उसका उसमें भी स्ट्रेंथ होता है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इसी तरह कह सकते हैं कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट इज वेस्टेड, इसलिए हमको इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आर्टिफिशियल सैंड की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अब यदि हमको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए हमको हाई क्वालिटी ऑफ
सैंड चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ सैंड चाहिए, तो उसके लिए हाई क्वालिटी ऑफ पेरेंट मटेरियल जो होगा वो चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल सैंड की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये भी एक रीजन है। ठीक है, शेप की बात करें नेचुरल और आर्टिफिशियल में, तो शेप जनरली स्फेरिकल शेप का होता है नेचुरल सैंड, लेकिन आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं वो क्यूबिकल पार्टिकल होता है। ठीक है, ग्रेडेशन की बात करें तो कैनॉट बी कंट्रोल, ग्रेडेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते नेचुरल सैंड में, है ना, आर्टिफिशियल सैंड में ग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टिकल पासिंग 75 mm माइक्रोन, 75 माइक्रोन कितना होगा, अप टू 3% अकॉर्डिंग टू IS 383/90/70, इसमें क्या होगा अप टू 15% होगा। क्ले एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होगा वो लाइकली टू बी प्रेजेंट, यानी क्ले हो सकता है नेचुरल सैंड में प्रेजेंट हो, लेकिन आर्टिफिशियल सैंड के केस में ये एब्सेंट रहेगा। जोन का ग्रेडेशन देखें इसका, तो ये जनरली जोन 2 से जोन 3 में रहता है, लेकिन आर्टिफिशियल सैंड जो रहेगा वो जनरली जोन 2 में रहता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद दो चीज हम लोग को बच रहा है, बाउंडिंग एजेंट्स, है ना, एंड अधेसिव। मोटे तौर पे इसको समझने की कोशिश करें तो बाउंडिंग एजेंट जो होता है ये जनरली एक कंक्रीट लेयर को दूसरे कंक्रीट लेयर से जोड़ने का काम करता है। दोनों का काम वही है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जोड़ना, है ना, चाहे वो बाउंडिंग एजेंट हो या फिर अधेसिव हो। तो बाउंडिंग एजेंट का यूज कहाँ करेंगे, अधेसिव का यूज कहाँ करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। काम सेम है लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे। ये हायर स्ट्रेंथ, जैसे जो कंक्रीट, दो कंक्रीट लेयर है ना, उसको हमको जोड़ना है। जैसे हम लोग पेवमेंट का कास्टिंग करते हैं, कंक्रीट पेवमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा होल लेंथ में हम लोग कास्टिंग कर देते हैं। आज का काम 20 मीटर हुआ, कल फिर अगला दिन वहां से स्टार्ट करके 20 मीटर जाएंगे, तो वहां पे हम लोग ज्वाइंट करने के लिए या फिर कोई क्रैकिंग है उसको फील करने के लिए हम लोग जनरली बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं। या फिर कंक्रीट को स्टील में बेटर लिंक करने के लिए, यानी दोनों के बीच बॉन्डिंग बेटर करने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसका यूज हम लोग यहाँ करते हैं। ठीक है, दूसरा है अधेसिव, इसको भी देखेंगे अभी डिटेल में। अधेसिव का यूज जनरली हम लोग दो टाइप के मटेरियल के लिए, सिंगल टाइप के मटेरियल का भी यूज कर सटाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर दो डिफरेंट टाइप का मटेरियल हो उसको एक दूसरे को जोड़ने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग फ्लोरिंग में या फिर वुड वर्क में, जो वुड वर्क है जैसे प्लाईवुड को साटना है या फिर डोर विंडो में हम लोग काम करना है, उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर टाइल्स में, कारपेट लाइंग में, है ना, टिम्बर को ज्वाइंट करने में, प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स बनाने में, इन सब जगह हम लोग इसका यूज करते हैं अधेसिव का। जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ हमको नहीं चाहिए, लेकिन कंक्रीट के केस में हमको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, यहाँ भी चाहिए लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग एजेंट क्या होता है, इट इज अ नेचुरल कंपाउंडेड और सिंथेटिक मटेरियल होता है यूज्ड टू इनहेंस द ज्वाइनिंग ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर विदाउट इम्प्लॉइंग मैकेनिकल फास्टेनर। मतलब वहां हम लोग मैकेनिकल फास्टेनर यानी नट बोल्ट वाला हम लोग यूज ना करके हम लोग बॉन्डिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं दो एलिमेंट को ज्वाइन करने के लिए। The use of bonding agent helps the different concrete layers to behave like a single unit. different concrete layer को हम लोग जोड़ सकते हैं जो कि देखने में एक सिंगल यूनिट के जैसा लगेगा, thus increasing the strength and performance of the structure.
इस तरह उसका स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस दोनों इंक्रीज कर जाता है उस स्ट्रक्चर का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है? बॉन्डिंग एजेंट्स आर इजी टू यूज एंड अप्लाई, यानी इसका यूज करने में, अप्लाई करने में आसानी हो। दे रिड्यूस क्रैक्स फॉर्म्ड इन श्रिंकेज, जो भी श्रिंकेज के चलते क्रैक फॉर्मेशन हो उसको ये घटा सकता है। परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिड्यूस्ड, है ना, परमिबिलिटी जो है वो रिड्यूस करेगा यदि टॉप लेयर पे इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो। यूज ऑफ बॉन्डिंग एजेंट्स इंप्रूव्स adhesion बिटवीन द लेयर ऑफ कंक्रीट, यानी डिफरेंट, जिसे मान लेते हैं कि दूसरा लेयर हम लोग डालना चाह रहे हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, है ना, जिसे डैम हम लोग बनाते हैं, कंक्रीट का डैम, तो उसमें क्या होता है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर हम लोग को डालना पड़ता है। तो उस केस में इस बॉन्डिंग एजेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को नया लेयर देना है तो उससे पहले हम लोग बॉन्डिंग एजेंट का एक लेयर हम लोग बिछा देंगे और उसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, तो जो भी ज्वाइंट होगा वो पहले के तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा। इसके अलावा टेंसाइल, फ्लेक्सुरल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट और मोर्टार इज इंक्रीज, है ना। बॉन्डिंग एजेंट्स हैव हाई रेसिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड केमिकल एक्शन, यानी ये हमें कंक्रीट को फ्रॉस्ट एंड केमिकल अटैक से भी बचाता है। इसका ये प्रॉपर्टीज मतलब होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप का कंक्रीट हम लोग बॉन्डिंग एजेंट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में? पहला है इपॉक्सी बॉन्डिंग, है ना। दिस इज एन आइडियल रेजिन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड लाइट कंक्रीट पार्ट, यानी ये हल्का लाइट वेट कंक्रीट पार्ट्स के लिए ये बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, इपॉक्सी बॉन्डिंग एजेंट, है ना। दिस रेजिन वेट्स आउट फास्ट, ये आसानी से सरफेस पे मतलब फैल जाता है। दे इम्पार्ट हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एडहेशन एंड हाई केमिकल रेसिस्टेंस, ना। ये एक बेटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देने में योगदान देता है, एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव के तौर पे काम करता है, इसका केमिकल रेसिस्टेंस बढ़िया होता है, ज्यादा होता है। They are not used to bond concrete layers, but also to join concrete and steel, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट लेयर को ज्वाइन करने में नहीं यूज होता है, ये कंक्रीट और स्टील को भी ज्वाइन करने में यूज होता है। ठीक है, उसी तरह है एक्रिलिक लैटेक्स बॉन्डिंग एजेंट, है ना। दिस एजेंट इज प्राइमरली यूज टू बॉन्ड फ्रेश कंक्रीट विथ ए सरफेस ऑफ ओल्ड कंक्रीट, है ना। इसका कहाँ यूज करेंगे? जैसे कोई पुराना कंक्रीट है, उसके सरफेस पे कोई नया फ्रेश कंक्रीट हमको डालना है, उस केस में ये सबसे बढ़िया बॉन्डिंग एजेंट का काम करेगा, या फिर इसी का हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। दीज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स विच इज मिल्की व्हाइट इन कलर, है ना। इसका जो होता है कलर मिल्की व्हाइट होता है। एक्रिलिक लैटेक्स बॉन्डिंग एजेंट्स आर अप्लाइड ऑन द सरफेस आइदर बाय ब्रश और ट्रॉवेल्स और रोलर्स, है ना। इसको हम लोग ब्रश या ट्रॉवेल्स या फिर रोलर से यूज कर सकते हैं। रोलर देखे हो ना, जो पेंटिंग में हम लोग यूज करते हैं। हाँ देखें। ठीक है। तीसरा है पॉलीविनाइल एसीटेट, इसको हम लोग रिपेयर वर्क में यूज करते हैं कंक्रीट का, है ना। जहां मान लो कंक्रीट का ढलैया है रोड में, तो वहां पे मान लो कहीं फूट गया है, गड्ढा हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर वर्क के लिए यूज करते हैं। पीवीए ऑफर्स ग्रेट वाटर रेसिस्टेंस, अल्ट्रा वायलेट स्टेबिलिटी एंड एजिंग कैरेक्टरिस्टिक। इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू कंपैटिबिलिटी विद सीमेंट, है ना। इसका क्या है, ये एक बेटर वाटर रेसिस्टेंट के तौर पे काम करता है ना। जहां भी हम लोग यूज करेंगे तो ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी जिसमें होता है, या फिर इसका परमिएबिलिटी कम होता है यूज करने से, तो ये एक बेटर वाटर रेसिस्टेंट के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है,
दूसरा है अधेसिव। अधेसिव आर बॉन्डिंग एजेंट्स यूज टू ज्वाइन मटेरियल बाय ग्लूइंग, है ना। मतलब जैसे जो ग्लू यूज करते हो पेपर पर सटाने के लिए, फेविक्विक भी है, फेविकॉल है ना, फेवी क्विक, फेविकॉल, इस टाइप का मटेरियल को भी हम लोग अधेसिव बोलेंगे, बॉन्डिंग एजेंट नहीं बोलेंगे। जनरली इसको क्या बोलेंगे, अधेसिव बोलेंगे, जो कि ग्लूइंग एक्शन, मतलब ग्लू बना करके, ग्लू उसका यूज करके हम लोग मटेरियल को, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से ज्वाइन करते हैं। एडहेसिव कैन बी यूज इन कंस्ट्रक्शन इन मेनी सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे कारपेट लाइंग, सेरेमिक टाइल्स, काउंटर टॉप लेमिनेशन, ड्राई वॉल लेमिनेशन, फ्लोरिंग अंडरले, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग कनेक्शन, टिम्बर ज्वाइंटिंग, है ना, प्री फैब्रिकेटेड पैनल्स, मैन्युफैक्चर्ड हाउस, रूफिंग, वॉल कवरिंग, इन सब जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा टाइप का होता है। पीवीए, है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट, ए जनरल पर्पस वर्कवुड ग्लू विथ सम वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना। क्या है कि ये जनरली वर्कवुड में, वुड वर्क में हम लोग यूज करते हैं, और इसका एक बढ़िया वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि लकड़ी भी जनरली जो खराब होता है वो मॉइस्चर के चलते ही खराब होता है। यदि उसको हम लोग मॉइस्चर से दूर रखें तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। यानी ये ज्वाइंट करने के साथ साथ वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज भी इसमें होता है, यानी डबल प्रोटेक्शन, ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा और इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाएगा। सिंथेटिक रेजिन, स्ट्रॉन्ग वाटर रेसिस्टेंट वर्कवुड ग्लू, है ना, ये भी जनरली उसी के लिए यूज करते हैं। इपॉक्सी रेजिन यूज फॉर मेटल्स एंड प्लास्टिक, है ना, मेटल कोई है उसको स्टिक कराना है, जोड़ना है, उस केस में हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टिक को यूज करना है या फिर मेटल विथ प्लास्टिक यूज करना है, उस केस में इपॉक्सी रेजिन यूज करते हैं। एक्रिलिक एडहेसिव यूज्ड फॉर एक्रिलिक एंड सम टाइप ऑफ प्लास्टिक। एक्रिलिक देखे हो, एक्रिलिक जनरली फाइबर प्लास्टिक, फाइबर ग्लास जैसा होता है, मतलब ग्लास है लेकिन उसमें फाइबर कंटेंट होता है। नहीं देखें सर। अरे देखे हो तुम लोग, समझ में नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा होगा। तो ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी उसका कम होता है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है ना, बहुत हार्ड होता है, स्टीफ होता है, टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, और हाइयर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा डक्टिल नहीं, वो ये डक्टिल मटेरियल टाइप का हो जाता है, ब्रिटल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्रिलिक एडहेसिव। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, है ना, अब यहाँ एक्रिलिक हमने बताया था, एक्रिलिक ग्लास के बारे में बताया, अभी एक्रिलिक एडहेसिव के बारे में नहीं बताया। एक्रिलिक ग्लास भी आता है, उसके बारे में बताया। द एडहेसिव मेल्ट्स द सरफेस ऑफ द प्लास्टिक एंड fuses it together. The adhesive melts the surface of plastic and fuses it together. एक्रिलिक जो होगा, जो भी उस सरफेस हो उसको मेल्ट करेगा एंड फ्यूज इट टुगेदर। जैसे वेल्डिंग वाला केस देखते हो ना, वेल्डिंग फ्यूज करके हम लोग उसको ज्वाइंट करते हैं, उस तरह से इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। एक हॉट ग्लोइंग गन देखे हो, जो जनरली इलेक्ट्रिशियन सब यूज करता है, बंदूक टाइप का होता है। यस सर। ग्लोइंग मटेरियल जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है यूज करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक से चलता है, छोटा सा बंदूक जैसा होता है। जैसे तुम उसका घोड़ी दबाओगे, क्या होता है, उसमें से हॉट मेल्टेड जो गम होता है वो बाहर निकलता है, और उसको हम लोग सरफेस पे अप्लाई करते हैं। वो डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, वो सॉलिड होता है, उसको गर्म करके पिघला करके हम लोग किसी सरफेस पे, सरफेस को ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं। उसी तरह इसका हम लोग यूज करेंगे। दूसरा केसिन, मेड फ्रॉम सावर मिल्क, है ना, ये खट्टा दूध से बनाया जाता है।
ये कोल्ड सेटिंग एडहेसिव होता है। ये कोल्ड सेटिंग एडहेसिव मतलब इसको हम लोग लो टेम्परेचर पे भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर विच इज मिक्स्ड विथ वाटर, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है और इसको पानी के साथ मिला करके हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये भी एक कोल्ड सेटिंग रेजिन ग्लू होता है, अल्दो मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है ना। ये वाटर रेसिस्टेंट होता है। इट इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू ए टिम्बर मेंबर्स, है ना। यूज इन ड्राई, यानी ड्राई सिचुएशन में ये लकड़ी पर हम लोग यूज करते हैं। इसमें पानी नहीं हम लोग मिला सकते हैं। केसिन में क्या है, पानी मिला करके हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा है, अगला है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ये वार्म सेटिंग एडहेसिव होता है। दैट रिक्वायर्स ए टेम्परेचर ऑफ एबव अराउंड 86 डिग्री सेल्सियस टू सेट, है ना। इसके लिए हमको करीब करीब 86 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है इसको सेटिंग करने के लिए। इसको क्या बोलेंगे, एक वार्म सेटिंग एडहेसिव होता है, ठीक है। आगे समझ में कोई डाउट? हेलो सर, हाँ बोलो। अभी गूगल पे एक्रिलिक ग्लास देखिए, शायद खिड़की में कांच के तौर पर शायद यूज होता है। हाँ, एक्रिलिक का हम यूज किए थे अपना प्रोजेक्ट बनाने में, एक टेबल टैंक बनाया। कॉलेज की खिड़कियों में भी कहीं कहीं लगा हुआ है। हाँ, सब नहीं है, कहीं कहीं लग सकता है। ये सब तो ग्लास लगाया हुआ है, क्योंकि जितना पत्थरबाजी हुआ है सब में तो फूट गया है, वो फूटता नहीं है सर। उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। हाँ, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ब्रिटल मटेरियल नहीं है उसमें। जैसे फाइबर ग्लास कैसे तुमको हम बताए थे, तो उसमें दो टाइप का मटेरियल मिक्स कर दिए, नया प्रॉपर्टी आ गया उसका। जो ग्लास है, ग्लास में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होता है। यदि उसके साथ हम फाइबर ऐड कर दिए या प्लास्टिक ऐड कर दिए तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या है, इंक्रीज कर जाता है। ब्रिटल बिहेवियर जो उसका होता है मटेरियल का, वो रिड्यूस हो जाता है। जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा वो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बियर करेगा, कंप्रेसिव भी बियर करेगा और डक्टिल भी हो जाता है। और ट्रांसपेरेंट जो ग्लास का प्रॉपर्टीज है वो भी रहेगा। हो सकता है उसका ट्रांसपेरेंसी कुछ कम हो जाए, लेकिन फिर भी रहेगा। इसका हम एक्रिलिक ग्लास का हमने यूज किया है एक टैंक बनाने में, ट्रांसपेरेंट टैंक, जिसका कि जो भी सपोर्ट था या फ्रेम था वो स्टील फ्रेम था, आयरन का था, और जो भी साइड से जो वाल था उसका वो सारा एक्रिलिक था। सो दैट जो भी हम उसमें मटेरियल डालें, टेस्टिंग करें, जो भी चेंजिंग आता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हमने उसको ट्रांसपेरेंट, चूंकि फाइबर ग्लास इसलिए हमने यूज किया, एक्रिलिक इसलिए यूज किया कि वहां पे इम्पैक्ट लोडिंग ज्यादा था, तो यदि हम ग्लास यूज करते वहां पे तो वो टूट सकता था। तो बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसीलिए आजकल तो मैक्सिमम केस में खिड़की में हम लोग फाइबर ग्लास या फिर एक्रिलिक ग्लास ही यूज करते हैं, इसलिए कि कोई पत्थर उथर भी मारेगा तो वो टूटता नहीं है, सर्विसिंग बेटर है। जैसे मान लो कि बच्चा ही खेल रहा है, कोई हार्ड चीज है लेकर के खिड़की पे फेंक दिया तो फूट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सर जो बारिश के टाइम में डस्ट गिरवाते हैं सर गली में, तो वही है सर नेचुरल सैंड, या नेचुरल सैंड कुछ अलग है सर? नेचुरल सैंड मतलब जो नदी से सैंड, जैसे यहाँ से तुम लोग सैंड निकालते हो फल्गु रिवर से। हाँ। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो नदी से जनरली मिलता है। सैंड का नेचुरल नहीं सर, आर्टिफिशियल सैंड बोल रहे हैं सर। आर्टिफिशियल सैंड क्रशर में बनता है। अच्छा, तो जैसे गिट्टी बनता है ना, बस उसी तरह उसको और छोटा कर दो। जो गिट्टी के बाद, जैसे मान लो गिट्टी बन रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से वो कट करता है, वो क्रश करता है। गिट्टी जो बनता है वो क्रशिंग ऑफ रॉक से बनता है, कटिंग ऑफ रॉक से नहीं बनता है। क्रश करता है, क्रश करने के बाद डिफरेंट शेप का मटेरियल उसमें क्रश होता है, कोई छोटा साइज कोई बड़ा साइज। तो उसको सीव करके क्या होता है कि जो भी डिजायर्ड शेप हमको चाहिए उस शेप को ये अलग कर लेता है छाट के। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे छोटा साइज नहीं बनता, वो छोटा साइज जो बनेगा वो वेस्ट होता था। मान लो कि 20 mm का एग्रीगेट हमको चाहिए, तो सिर्फ 20 mm का एग्रीगेट नहीं बनता है, क्रशिंग होता है, उसको सीविंग होता है। उसके बाद जो भी 20 mm का साइज का होता है उसको हम अलग कर लिए, जो नीचे का साइज है उसको अलग कर दिए। तो जो मान लो कि 10 mm से नीचे का साइज है क्रशर में, जो छोटा छोटा पत्थर टूटा,
10 mm से क्या 5 mm से छोटा है या 4 mm से छोटा है, तो वो तो लगभग में सैंड के साइज में चला गया। हाँ सर। ठीक है, तो उसको हम लोग एज ए सैंड यूज कर सकते हैं। और लार्ज अमाउंट में चाहिए तो जो भी मान लो कि 10 से बिलो है, 10 mm से बिलो जितना भी एग्रीगेट है, उसको फिर से हम क्रश करके सीव कर लेंगे तो हमको सैंड मिल जाएगा, आर्टिफिशियल सैंड मिल जाएगा। अब उसमें डिपेंड करता है स्ट्रेंथ की, भाई किस टाइप का पेरेंट रॉक का, जितना स्ट्रेंथ पेरेंट रॉक का होगा उसी के प्रोपोर्शन में उसका आर्टिफिशियल सैंड का स्ट्रेंथ होगा। अच्छा, तो सर जो डस्ट आता है सर, ये गली में गिरवाते हैं सर बारिश के टाइम पे, हाँ तो वो हाँ, मिक्सचर रहता है सर, अलग अलग ग्रेड, मतलब उससे सब मिक्स रहता है, तो वो तो वेस्टेज जैसा रहता है। मुरम को बात बोल रहे हो क्या? नहीं सर, ग्रे कलर का गिराते हैं ना सर हाँ, गली में। ग्रे कलर का, हाँ हाँ, वो भी डस्ट होता है, वही डस्ट होता है उसका, क्रशर मशीन से जो अच्छा डस्ट अच्छा, निकलता है। तो मतलब उसी को सर मतलब कि ग्रेडेशन कर देंगे अलग अलग, तो सैंड का ये हो जाएगा फॉर्मेशन। हाँ हाँ, सैंड का हो जाएगा, वो एक्चुअली डस्ट हो जाता है ज्यादा, उसको यूज नहीं कर अच्छा पाते अच्छा। हैं। वो सैंड के नीचे का रीजन हो गया, सैंड से भी जो नीचे फाइन पार्टिकल हो गया, तो वो हो गया। ये कंचन भारती अभी क्यों ज्वाइन हो रही है? ज्वाइन थी पहले से क्या? कोई भी एरिया तो उसका सैंड अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पर सर, तो आप उसके वजह से उसके जगह पर आप सर कहें कि क्रशिंग एग्रीगेट का वगैरह इसका यूज करेंगे, यानी एग्रीगेट में इसका यूज करेंगे, आर्टिफिशियल सैंड बनाएंगे। हाँ सर तो हाँ ऐसा भी तो हो रहा है ना कि अगर हम अधिक मात्रा में अगर क्रशिंग एग्रीगेट का यूज करते हैं तो दिन प्रतिदिन माउंटेनस का डिफिशियंसी होगा ना, जितना पर्वतीय इलाका है, तो वो सब भी तो कमी हो रही है, और वो सब कमी हो रही है तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा देखो, ये जो नेचुरल, ठीक है समझ रहे हैं, बढ़िया बात बोला। अब ये हमको बताओ कि नेचुरल सैंड जो होता है वो कहाँ से आता है? यस सर, तो वो तो डिसइंटीग्रेट होता ही है, बट एक्सेस होता है अमाउंट में हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में एक ही जगह से होगा, तो जिसकी यार। वजह से वहाँ के लोकेलिटी पर सर इफेक्ट पड़ेगा ही। नहीं तो इस पे भी बहुत सारा नियम कानून है ना। देखते हो कि जो पहाड़ है, जो नेचुरल हिल है, जो भी जहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है, यस तो सर। वहां पे गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट खुद इस पे जानती है कौन कितना कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होगा, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्स जो होगा, जो इन सब चीजों पे कंट्रोल करता है ना, जो विभाग होगा, उसका काम है कि एनालाइज करना कि कौन कितना अमाउंट में हम लोग उसको अलाउ कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अलाउ होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडस्ट्री, जो क्रशर इंडस्ट्री है, वो कहीं भी लगा करके जहां मन तहां से जितना अमाउंट मन करे वहां से ले सकता है, ऐसा नहीं है। और ये जो सैंड है, ये बाई प्रोडक्ट को हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम केस में, जो एग्रीगेट से नीचे वाला साइज का आया, जो वेस्ट हो रहा था, यस सर, वेस्ट है उसका यूज करेंगे। वो अब उससे मान लो कि सैंड में नहीं यूज करेंगे तो क्या करें, लैंड फिलिंग में कहीं ना कहीं वो जाकर के सॉइल पोल्यूट करेगा। यस सर, करेगा ना। यस और ज्यादा डिमांड होगा तो उसका करना पड़ता है, क्या करोगे। अब गिट्टी बन रहा तो सैंड नहीं बनता। यस सर, एक सर बताएं कि प्लास्टर बोर्ड, सर प्लास्टर बोर्ड 100% रिसाइकिल करेगा, ठीक है। हाँ। तो रिसाइकिल करेगा सर, तो इसमें कौन सी बेसिस पर? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। वो पूछ रहे हैं सर कि ये जिप्सम का सर रहता ना, तो फिर उसको फिर रीयूज कैसे करेंगे। रिसाइकल उसका हो सकता है, अब रिसाइकलिंग का प्रोसेस कैसे है वो क्यों हम लोग अभी उतना पढ़े, देख लेना एक बार पता चल जाएगा। सर मतलब प्लास्टर बोर्ड का, सर प्लास्टर बोर्ड का 100% रिसाइकिल, वो एक्चुअली क्या जिप्सम होता है, जिप्सम होता है ना, जिप्सम को रिसाइकल नहीं कर सकते। मान लो टूट गया वो, रिसाइकल का मतलब क्या, कब रिसाइकल करेंगे, हमारे रूम में लगा हुआ है तो उसको उठा के फिर से नहीं ना अथी करेंगे। रिसाइकल करने का मतलब नहीं, यूज नहीं कर सकते। हाँ, जब तक टूटेगा नहीं तब तक वहां से हटाएंगे नहीं। टूट गया ठीक है, तो इसको हम लोग या तो फिर उसको जोड़ के भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग फिर से इसको, अब रिसाइकल हम लोग नहीं करेंगे, जब भी करेगा इंडस्ट्री करेगा। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, यहाँ से कलेक्ट करके ले आता है ना, चुनने वाला आता है सब प्लास्टिक वाला,
तो किस लिए यस ले जाता है? रिसाइकल करने के लिए ले जाता है। रिसाइकिल करने के लिए। वो इंडस्ट्री कर सकता है, हम लोग नहीं करेंगे। मतलब बट रिसाइकलेबल है। सर यहाँ पर क्वांटिटी को किया जा रहा है सर, कि 100% वह रिसाइकिल कर लेगा क्वांटिटी को लेकर। क्वांटिटी को लेकर। सर सर हम लोग मान लीजिए सर टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उस समय सर ब्रेक कर गया तो कुछ क्वांटिटी सर तो वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया, और कुछ ब्रेक टाइल्स का किया तो डिस्ट्रॉय रिसाइकलेबल हुआ ना। रिसाइकल टाइल्स का रिसाइकल नहीं ना होता है। जब भी टाइल्स नहीं तुम्हारा फूट गया तो फूट गया। प्लास्टर बोर्ड का सर, प्लास्टर बोर्ड का फूट गया इसको तो ब्रेक रिसाइकल कर, करवा सकते हो, रिप्लेस करवा सकते हो इंडस्ट्री में। जैसे मान तो लो कुछ ना कुछ तो सर ट्रांसपोर्ट लॉसेस होगा ना। कैसे लॉसेस होगा? जैसे तुम्हारा कि सर उसका फाइनेंशियल कुछ। लॉस तो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस तो जाएगा। तुम किस लॉस की बात बोल ये रहे हो? नहीं सर, वो मटेरियल का लॉसेस कर रहे हैं सर। तो जैसे कि ब्रेक मटेरियल करेगा तो कुछ कुछ क्वांटिटी तो लॉस करेगा ही। कितना, 1%? वो यस सर, ब्रिटल एक। टाइप का नहीं ना है कि वो धीरे धीरे मिट्टी जैसा के छोड़ते जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। जिसे मान लो कि क्या कोई प्लास्टिक है, तोड़ो उसको, तोड़ दो तो कितना टूटता है उसमें, 2 पार्ट में अलग हो गया। उसका 1-2% पोर्शन है जो छोटा स्मॉल पीस में टूट करके बिखर जाता यस सर। है ना। तो उतना लॉस यस। को तुम क्या करोगे? उतना तुमको है मतलब, तो उसको भी बटोर लो, टूटेगा तो वहीं पे तो गिरेगा ना। नहीं सर, ये तो हो गई सर कि आइडियल केस हो गया ना सर, 100% हो गया तो आइडियल हो गया। नहीं, हंड्रेड आइडियल हो गया परसेंट ना। कहने का मतलब जितना तुम यहाँ से लेके जाओगे ना, यस सर। 100% रिसाइकलेबल मतलब जितना तुम लेके जाओगे उतना रिसाइकल हो जाएगा। तुम यहीं फिर छोड़ दोगे, फेंक दोगे, तो यस सर। कैसे होगा? जैसे बहुत सारा नहीं प्लास्टिक नहीं। है, बहुत सारा प्लास्टिक है, जैसे सेफ प्लास्टिक नंबर हमने पढ़ा था ना, यस सर। हाँ। उसमें बहुत सारा जो एसडीपी है वो रिसाइकलेबल है ना। और कुछ ऐसा प्लास्टिक है जिसको कि हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हम लोग रिसाइकल करते हैं। वो हर जगह रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है। तो हंड्रेड ठीक है परसेंट उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है सर। हम्म। और कुछ? अटेंडेंस ले लें तुम लोग का? यस सर, ले लीजिए।